जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू अबीज क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल का ए टू जेड जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रीएम्बल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में आप प्रीएम्बल को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। जैसे कि GS2 पेपर हो गया, तो GS2 के अंदर पॉलिटी मेन सब्जेक्ट है, फिर GS1 के अंदर सोसाइटी एक मेन सब्जेक्ट है, GS3 के अंदर जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो हमारे देश की इंटीग्रिटी से जुड़े सवाल है, और GS4 में जब हम केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारी जगहों पर अगर लगे आपको कि प्रीएम्बल का कुछ कोट डालना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर हम कोट लिखते हैं प्रीएम्बल में से, तो हमारे आंसर को ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है और साथ ही साथ हमारे आंसर का वजन बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। इसलिए प्रीएम्बल पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। अब प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल मतलब आप मान सकते हो इट्स लाइक अ प्रीफेस, यानी कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में सबसे पहले आता है प्रीफेस, जिसमें हमें उस किताब के बारे में सारी जानकारी एक संक्षिप्त रूप में मिल जाती है। ठीक उसी तरह हमारे संविधान की संक्षिप्त जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकती है प्रीएम्बल से। सो इट कैन बी सेड दैट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ बुक है, उसका संक्षिप्त वर्णन आप कह सकते हो इट्स इन द प्रीएम्बल। इट्स एन इंट्रो ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ऑल्सो द समरी एंड एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस हमारे प्रीएम्बल के अंदर आपको मिल जाता है। N.A. पालखीवाला, who was a prominent एक्टिविस्ट आप कह सकते हो, जिन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था हमारे संविधान को लेकर। और उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो अगर प्रीएम्बल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर क्या है, व्हाट्स देयर इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सबसे पहले हमें बताया गया है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि संविधान लिखने की ताकत आपको अथॉरिटी किसने दी, हु गेव यू द पावर कि आप हमारा संविधान लिखें। सो दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 50-100 जन ऐसे ही बैठ गए और संविधान लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे और वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन के बाद, डिबेट्स के बाद हमारे संविधान को बनाया गया। सो हु गेव द पावर, हु गेव द अथॉरिटी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन? सो दे वर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? क्या है डेमोक्रेटिक है, क्या है मोनार्की है, क्या है कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, क्या है? बेसिकली हमारी इंडियन पॉलिटी कैसी है, उसका भी जिक्र हमें हमारे प्रीएम्बल में मिलता है। सो इट स्टेट्स दैट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी हम आगे इन डेप्थ में कवर करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, चाहिए क्या, फाइनल एंड क्या है, फाइनल गुड क्या है, हमें संविधान में से क्या चाहिए, संविधान हम लिख रहे हैं तो क्यों हम लिख रहे हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस पर भी आगे हम बात करेंगे। फिर फाइनली लास्ट में लिखा है डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? दैट इज 26 नवंबर 1949। हमने एडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सो दैट इज द डिफरेंस। 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी मनाते हैं। ये खास याद रखना, डेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकता है। दिस इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है हमारा, उसकी ओरिजिनल कॉपी है, शायद आपको अभी ठीक से ना दिख रही हो। अब ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि प्रीएम्बल का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा गया है। सो इट स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। सोलेमली का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता के साथ हम मानते हैं कि हम भारत देश को कैसा बनाएंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसा हम हमारे भारत देश को बनाना चाहते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हमें हमारे नागरिकों को क्या देना है? तो जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, तीनों स्फीयर्स में हमें
लोगों को न्याय देना है, जस्टिस देना है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. Equality of status and of opportunity to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of our nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये जो प्रेम्बल है मुश्किल से 10 लाइन का, इसे आप बाय हार्ट कर लेना, बिकॉज ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है और आप इसे कोट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बाय हार्ट करना ही है. अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक एक हम समझेंगे. सबसे पहला है सोवरेन. व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन? सोवरेन का आसान भाषा में मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर एनीवन, फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस एंड स्टैंसेस. जब हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर थे, ब्रिटिश राज के अंडर थे, तब महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाते थे ब्रिटेन में और वो लागू होते थे हमारे देश में. लेकिन जब हम आज़ाद हो चुके तब हम हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में सारे डिसीजंस हम खुद लेंगे. हमें जो पसंद आएगा वो हम करेंगे. हम किसी के अधीन में, किसी के अंडर, किसी के प्रेशर के अंडर हम कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है. हमें जो पसंद आएगा वो हम करेंगे. सो बेसिकली सोवरेन का मतलब यही होता है कि खुद के निर्णय आप खुद लोगे, आप पर किसी का भी दबाव काम नहीं करेगा. सोवरेन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी आता है कि भारत कई सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, एशियन हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया. तो क्या ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबरशिप होने के कारण क्या हमारी सोवरेनिटी पर ये अफेक्ट करता है? डज इट अफेक्ट अवर सोवरेनिटी? अब मान लीजिए कि 4-5 कंट्रीज इकट्ठा हुए, उन्होंने एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और भारत को लगा कि अगर हम भी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाते हैं तो हमें भी फायदा होगा, तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ली. अब उसकी वजह से हमारी सोवरेनिटी पर कोई अफेक्शन नहीं आएगा, उसकी वजह से हमारी सोवरेनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हम बाध्य भी नहीं है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप परमानेंट रखें. मान लीजिए कि हमें अच्छा लगा कि ओके, यूनाइटेड नेशंस एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन, क्वाड, ब्रिक्स, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमें लगता है कि ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हमें फ़ायदा है, हमें बेटरमेंट है, हमें डेवलपमेंट मिल सकता है, तो हम उसका पार्ट रहेंगे. मान लीजिए कल को हमें लगता है कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन से निकल भी सकते हैं. एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय लिया गया कि भारत को ऐसा करना है उसके इंटरनल मैटर में, तो भारत पर वो दबाव नहीं बना सकते. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, भारत उसे माने या ना माने वो अलग ऑप्शन है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप ऑफ नेशंस, कोई भी हमारे इंटरनल मामलों में कुछ सवाल नहीं कर सकते और हमें जो पसंद आएगा वो ही हम करेंगे. सो इट डजंट अफेक्ट अवर सोवरेनिटी. अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की, जो कि है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट, दो प्रकार के सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं. एक होते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म फॉलो करने वाले और एक होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं. कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जितनी भी कंपनीज है, वो सारी होगी देश के अंदर, वो सारी होगी सरकार की. सरकार खुद सारी कंपनियों को, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स को चलाएगी. उसे कहते हैं सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म. जो कि अगर आप एग्जांपल्स उसके देखना चाहो तो कुछ सालों पहले रशिया था, फिर आज की प्रेजेंट डे की बात करें तो चाइना है, क्यूबा है, लाओस है, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म का पार्ट है. और कुछ ऐसे देश होते हैं जो होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जैसे कि भारत हो गया. अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? तो उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो सरकार के हाथ में होंगे, कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ऐसी कंपनीज होगी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करेंगे. दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे. सो ये होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं. इसका सोशलिस्ट का उल्टा होता है कैपिटलिस्ट. जैसे कि एग्जांपल, आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनी, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में, सरकार का उसमें कुछ रोल नहीं. सो आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री. अब
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखना कि ये जो टर्म है सोशलिस्ट, वो ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थी। ओरिजिनल प्रीएम्बल मतलब कि जब 1949 में हमने प्रीएम्बल बनाया तो उसमें ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। ये सोशलिस्ट वर्ड हमने डाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ था। तो 1976 में सोशलिस्ट वर्ड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में डाला। दूसरा टर्म है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। अगर हमारे भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी आप लेंगे तो उसमें सेक्युलर का अनुवाद किया हुआ है पंथ निरपेक्ष। तो बेसिकली सेक्युलर का मतलब होता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है और जो रिलीजन है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राज्य जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में कुछ दखलगिरी नहीं करेगा, उनको इंटरफियर नहीं करेगा, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और जो रिलीजन है वो भी राज्य पर किसी भी तरह का दबाव या इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं करेगा। दोनों अलग है, दोनों अपने आप से काम करेंगे और बीच में एक दीवार है, कोई भी उस दीवार को लांघेगा नहीं। ये होता है सेक्युलर का बुकिश मीनिंग। जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो दो तरह के सेक्युलर कंट्रीज होते हैं। एक होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और एक होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मतलब मैंने जो आपको अभी कहा कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दोनों अपने आप से काम करेंगे। जब हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हमारा देश है भारत, एक्चुअली ये जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वो हमारे भारत देश में ही जन्मा है। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है? सो देयर इज नो रिजिड वॉल बिटवीन इंडियन स्टेट एंड रिलीजन्स। एक दीवार नहीं है, राज्य और धर्म के बीच में एक दीवार नहीं है, जैसे कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट में इंडिया गिव्स सेम स्टेटस एंड सपोर्ट टू ऑल द रिलीजन्स। भारत सारे धर्मों को सेम स्टेटस, मान सम्मान एक समान देता है सारे धर्मों को, और अपॉर्चुनिटीज भी देता है, उनको सपोर्ट भी करता है। सो दिस इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्ट में मेजोरिटी कंट्रीज ऐसे हैं जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। भारत जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। देखिए, तीन तरीके के देश होते हैं। सबसे पहले ऐसे देश होते हैं जो एक पर्टिकुलर धर्म को लीगल रिलीजन मानते हैं, उसको मान्यता प्रदान कर देते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि वो इस्लाम रिलीजन को मान्यता प्रदान देता है और इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को वो ज़्यादा प्रिविलेजेस देगा एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। तो पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन इज द मेन। ऐसे भी देश हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वाले, जो धर्म को अपने राज्य से बिल्कुल अलग रखते हैं। मतलब पॉलिटिकल स्फीयर से धर्म बिल्कुल अलग। आपको जो धर्म मानना है आप मान सकते हो, नहीं मानना है आपकी इच्छा, लेकिन राज्य उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा। और एक होते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का हम ही है भारत, जिसमें सारे धर्मों को एक समान मान सम्मान दिया जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल सपोर्ट भी मिलता है। सो दैट इज सेक्युलरिज्म। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश। हम छोटे थे तभी से पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन ने, डेफिनेशन ही कोट कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। इस दुनिया से ऐसी सरकार मिटनी नहीं चाहिए, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। और ये कोट आप नोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, आप इसे कोट भी कर सकते हैं जिससे अच्छा लगेगा। सुप्रीम पावर ऑफ पीपल, डेमोक्रेटिक मतलब सुप्रीम पावर ऑफ पीपल, लोगों के पास असली ताकत है। कैसे? तो हम जो प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को, किसी को भी इलेक्ट करते हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम या तो उनको कंटिन्यू रखें या तो हम उनको निकाल फेंकें। तो ओरिजिनल पावर, द सुप्रीम पावर किसके हाथ में? दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतांत्रिक देश है हमारा। मतलब कि
हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो स्टेट की, वहाँ पर जाकर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पर अब अलग से चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसको इन डेप्थ में समझेंगे। अब आगे देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट कौन है? भारत के हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट। उनको कौन चुनता है? हम खुद। अब आप पूछोगे कैसे? हमने तो आज तक यही सुना है कि या तो लोकसभा का चुनाव होता है और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, विधानसभाओं का चुनाव होता है जिसमें हम अपना वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन तो आज तक कभी हमने वोट उसमें डाला ही नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं चुनते, लेकिन इनडायरेक्टली हम ही उनको चुनते हैं। कैसे? तो मान लीजिए हमने एमएलएस को, एमपीएस को इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शन। अब वे सारे मिलकर राष्ट्रपति को इलेक्ट करेंगे। सो इनडायरेक्टली हमने ही राष्ट्रपति को इलेक्ट किया है। सो जिस देश में ऐसी परंपरा होती है, जिस देश में ऐसा सिस्टम होता है, उस देश को हम कह सकते हैं कि ये रिपब्लिकन स्टेट है। सो इंडिया इज रिपब्लिकन स्टेट। अब बात करते हैं जस्टिस। तो जस्टिस मतलब न्याय। तो जस्टिस हमें किस किस स्फीयर्स में चाहिए? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सारे स्फीयर्स में हमें जस्टिस चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट सोसाइटी। हमें हमारे सोसाइटी को कैसी बनानी है? जस्ट सोसाइटी बनानी है। न्यायपूर्वक काम करे, ऐसा समाज का निर्माण करना है। सबसे पहले देखते हैं सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सारे नागरिकों को एक समान हम ट्रीट करेंगे। राज्य एक समान सबको ट्रीट करेगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये होता है सोशल जस्टिस। नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक धर्म को, एक जाति को, वर्ण को, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। सबको एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। और जब ऐसी सोसाइटी हम बनाते हैं तब हम कह सकते हैं इट इज़ अ जस्ट सोसाइटी। सो सोशल जस्टिस में ये आता है। एट द सेम टाइम टू प्रमोट वेलबींग टू बैकवर्ड क्लासेस। सभी एक समान नहीं है हमारे समाज में। कुछ पिछड़े वर्ग है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, सभी तरीके से पिछड़े हुए लोग भी रहते हैं हमारे समाज में। तो उनका उत्थान करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्टेट की है, तो वो भी हमें करना है। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तब हम कह सकते हैं कि हम सोशल जस्टिस के राह पर चल रहे हैं, सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। हम कहते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि दोनों को हम बराबरी में लेने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर कोई रहेगा ही नहीं और गरीब भी कोई नहीं रहेगा। अमीर भी रहेंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन जितना हो सके हम सबको एक समान लाने की कोशिश करेंगे। और इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। जब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों एक साथ काम करते हैं तब बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो ये भी याद रखना, जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों को एक समान लाकर रखते हैं तब बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सबको एक समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। सबको अधिकार होगा कि वो कोई भी पद पर बैठ सके, फिर चाहे वो पीएम की कुर्सी हो, सीएम की हो, पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट की कुर्सी हो, राष्ट्रपति हो, क्लास 1 2 3 ऑफिसर हो, कोई भी हो। सारे दरवाजे खुले हैं, सभी लोगों के लिए खुले हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, जाति के हैं या वर्ण के हैं, या फिर आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर आप इतने इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है तो आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होगा। हाँ, एजुकेशनली
कुछ ऐसी जो सीट्स है वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली ज़रूरी है, जैसे कि सिविल सर्विसेज। तो बाकी सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हम ऑफिसेज को बंद नहीं रखेंगे। ऑफिसेज आर ओपन टू एवरीवन, चाहे कोई भी, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। अब एक बात और याद रखना कि ये जो तीनों जस्टिस की हमने बात की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे जस्टिस, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो वो था रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, उस रशियन रिवॉल्यूशन में से हमने ये सारे जस्टिस को अपनाया है, और ये बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लिबर्टी की, स्वतंत्र। एवरीवन वांट टू बिकम लिबरल। लिबर्टी चाहिए सबको, मतलब कि फ्रीडम चाहिए एक तरीके से। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। जब हम लोगों पर जो सामाजिक दबाव कम करते हैं, मतलब कि कई ऐसे देश है जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पर लिबर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर आप कैसे बाल कटवाएंगे वो भी उस देश की सरकार तय करती है, उस देश के राजा, मतलब कि प्रेसिडेंट तय करते हैं। हाउ इज दिस काइंड ऑफ लिबर्टी? तो ऐसे कोई दबाव जब हम निकाल देते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को डेवलप करने की, उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसकी खुद की पहचान बनाने की, जब हम उसको अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं और बाहरी दबाव नहीं होता है उस पर, कोई भी इंडिविजुअल पर, तब हम कह सकते हैं कि उसे सही मायने में फ्रीडम मिला, लिबर्टी मिली। इट्स नॉट अ फ्री लाइसेंस टू डू वॉट एवर यू लाइक, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू बी फॉलोड। मतलब कि ऐसा नहीं कि मुझे चलो मिल गया, लिबर्टी का राइट मिल गया, तो अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। नहीं, अगर मैं अपनी लिबर्टी का दुरुपयोग करता हूँ जो समाज के अन्य लोगों को डिस्टर्ब करता है, तो क्या हमने उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं किया? डेफिनेटली किया। तो मेरी लिबर्टी मुझे मिली, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं समाज को उसका गैरफायदा पहुंचाऊं, या फिर मुझसे मेरी लिबर्टी अगर मैं उसका यूज़ कर रहा हूं तो उससे दूसरों को नुकसान। सो लिबर्टी विद सर्टेन रिस्ट्रेंट्स, और वो रिस्ट्रेंट्स क्या क्या है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आगे जब हम बात करेंगे तब इसको भी कवर करेंगे इन डेप्थ। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये एग्जैक्ट लाइन हमारे प्रियम्बल में है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, मैं क्या सोचता हूँ, वो मेरा अधिकार है कि मुझे क्या सोचना है। मान लीजिए कि अगर XYZ पार्टी की सरकार बनी, अब मुझे उस XYZ सरकार की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, या फिर वो जो कार्य करती है वो मुझे पसंद है, तो मैं खुलेआम उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। दैट इज फ्रीडम, दैट इज लिबर्टी। सो दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। मुझे किस पर विश्वास रखना है, किस पर नहीं रखना है, वो मेरा खुद का मामला है, वो मैं खुद तय करूँगा। एंड वर्शिप, मुझे किस धर्म में मानना है, किस भगवान की पूजा करनी है, आस्था किस पर रखनी है, वो भी मेरा खुद का मामला है। सो अगर ये सारी चीज़ें हम अपने आप से कर पा रहे हैं, सो दैट इज वी हैव लिबर्टी, वी हैव फ्रीडम टू चूज वॉट एवर वी लाइक विथ सर्टेन रिस्ट्रेंट्स ऑफ कोर्स। अब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब समानता। सो वेयर एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन और एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी है, इक्वल स्टेटस भी दिलाना है, साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी देनी है सबको। दैट इज इक्वालिटी। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। सो फ्रेटर्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये फ्रेटर्निटी बहुत ही सोच समझकर इसे प्रीएम्बल में रखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा देश इतना डाइवर्सिफाइड है, तरह तरह के धर्म है, तरह तरह की जातियाँ हैं, वेशभूषाएँ हैं, भाषाएँ हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर। इन सबको एक बनाना है, तभी तो हम इंटीग्रेटेडली, तभी तो हम यूनाइटेडली रह पाएंगे। And that is why fraternity is also added in our preamble. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये एग्जैक्ट लाइन है हमारे प्रियम्बल में। मतलब फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ हम रह पाएंगे जब हमें भाईचारे का
व्यवहार रखेंगे, भाईचारा हमारे अंदर होगा, फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जब होगी तब हम डिग्निटी के साथ जी पाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और तभी तो हम प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जब ये होगा, सब एक साथ मिलजुल कर खुश रहेंगे, तभी हमारा देश यूनाइटेड और इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ पाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो तीन शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द डाले गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो ओरिजिनल प्रीएम्बल के अंदर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड्स नहीं थे। ये शब्द, तीनों शब्द डाले गए 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल हमारे देश के संविधान का अभिन्न हिस्सा है या नहीं? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस को हम जानेंगे। एक केस है बेरुबारी यूनियन केस 1960 और दूसरा केस है केशवानंद भारती केस 1973। इन दोनों केसेस को इन डेप्थ समझने की कोशिश करता है। सबसे पहला है बेरुबारी यूनियन केस 1960। तो बेरुबारी यूनियन केस बेसिकली ये है क्या? बेरुबारी एक जगह का नाम है, शायद आप इसे ठीक से ना देख पा रहे हो, लेकिन बेरुबारी एक वेस्ट बंगाल की एक जगह का नाम है और उसके बारे में ये केस था। अब ये केस क्या था, इन डेप्थ हम उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। बेरुबारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो उसके दो वजह थी। सबसे पहला, preamble only shows the general purposes behind the several provisions in the constitution and is thus a key to the minds of the constitution makers। हमारे संविधान बनाने का पर्पस क्या था, वो ही दिखाने के लिए प्रीएम्बल था। बाकी प्रीएम्बल का और कुछ काम नहीं है। जो प्रीएम्बल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको पता चले कि हमें कौन से राह पर जाना है, वो ही दिखाता था प्रीएम्बल, और इसी वजह से प्रीएम्बल का और कुछ काम नहीं है। Where the terms used in any article are ambiguous। ambiguous मतलब कि एक ऐसा शब्द जिसके दो अलग अलग मतलब, विभिन्न मतलब निकलते हो, ऐसे शब्द को हम कहते हैं ambiguous words। ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए किसी आर्टिकल में, हमारे भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में ऐसा कोई शब्द है जिसके दो अलग अलग प्रकार के मतलब हो रहे हो और हमें एक को चुनना हो, तब हम प्रीएम्बल का सहारा लेंगे कि प्रीएम्बल में क्या लिखा है और प्रीएम्बल की भावना क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी आर्टिकल में ऐसे एम्बिग्यूअस वर्ड का मतलब निकालेंगे। तो बेरुबारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा केस हुआ केशवानंद भारती केस 1973। बहुत ही फेमस केस है, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ आगे बढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस में क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट रिजेक्ट्स द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी यूनियन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज किया, उसको रिजेक्ट किया और कहा कि नो, प्रीएम्बल इज डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? तो उसकी भी वजह सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दी कि ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। जब हम संविधान को पढ़ते हैं तब उसके साथ साथ प्रीएम्बल में जो नोबल विजन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखा था, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। और इसी वजह से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उस पर बेस्ड है, प्रीएम्बल पर बेस्ड है, तो प्रीएम्बल डेफिनेटली शुड बी द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह थी कि while forwarding the preamble for votes, the president of the Constitution Assembly said, the question is that preamble stands part of the Constitution, yes or no। तो जब Constituent Assembly में Constitution बना और उसके बाद जब फाइनल वोटिंग हुई कि क्या Constitution को पास किया जाए या नहीं किया जाए,
जैसे कि आज लोकसभा और राज्यसभा में बिल्स को हम पास या पास नहीं करना ऐसा या आइज और नो उस तरीके से पूछा जाता है, और जब मेजोरिटी मिलती है तभी हम किसी बिल को पास करते हैं। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए भी सेम चीज़ें की गई थी। और तब उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम चेयरपर्सन भी कह सकते हैं बेसिकली, उन्होंने कहा कि क्या क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। और तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्सोनेंस के साथ कहा कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं केशवानंद भारती जी की। अब आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या है, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो यस, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। मतलब कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है और वो फॉलो नहीं हो रहा है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ कार्य हो रहा है किसी भी जगह पर, तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जब प्रीएम्बल में कोई बात लिखी गई है और वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तब आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सो प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। आप नहीं कह सकते हो कि प्रीएम्बल में ये लिखा है लेकिन ये हमारी सरकार लागू नहीं कर रही है, इस बलबूते पर आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। और एक केस आया था प्रीएम्बल पर, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो केसेस में, LIC ऑफ इंडिया केस और केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल एक अभिन्न हिस्सा है हमारे भारतीय संविधान का। और एक केस था बेरुबार यूनियन केस, जिसमें कहा कि नहीं, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये खास याद रखना, मेंस में भी इस पर क्वेश्चन शायद आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड? क्या संसद के पास यह शक्ति है कि वो हमारे प्रस्तावना को यानी कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सके? तो इसके बारे में भी क्वेश्चन उठा केशवानंद भारती केस में ही। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। केशवानंद भारती केस के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वो बेसिकली था बेसिक फीचर्स पर ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट छू भी नहीं सकता। सो दिस वाज द जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब प्रीएम्बल आया कहां से? सो दैट इज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने जब हम संविधान बनाने बैठे उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन बनाया, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता चले कि हमें कैसा संविधान चाहिए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, और उस दिशा में हम कार्य कर सके। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बनाया ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जिसका मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। सो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। अब प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीएम्बल embodies the core values and philosophy of our on which our whole constitution is based। मतलब प्रीएम्बल में वो कोर वैल्यूज और वो फिलोसॉफी छिपी हुई है जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dreams and aspirations of founding fathers of the Constitution। प्रीएम्बल के अंदर हमारे फाउंडिंग फादर्स का ड्रीम, उनके नोबल विजन और उनका एक ग्रांड जो स्वप्न था कि हमें कैसा भारत चाहिए, वो फिलोसॉफी, वो उनका ड्रीम, वो उनका विजन प्रीएम्बल के अंदर सम्मिलित है। The preamble is the most precious part of the constitution. It is the soul of the constitution. It is the key to the constitution. It is a jewel set in the constitution. It is a proper yardstick on which one can measure the worth of the constitution। इनमें से अगर आप 2-3 लाइन्स याद रखेंगे और अगर प्रीएम्बल पर क्वेश्चन आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप इस पर लिख सकते हैं। सो दैट इज अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पर सारी कहानी खत्म।
अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम पूरा भारतीय संविधान कवर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।